बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से है। एवेलुएट बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रेशन z माइनस 1 अपान z प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर z माइनस 2 dz along c where c is z माइनस i मॉडुलस इज इक्वल टू 2, जो कि एक सर्किल होगा। तो इसमें इसका सेंटर z इज इक्वल टू यहाँ पर i है। z इज इक्वल टू i जो सेंटर है उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे सर्किल की। सबसे पहले तो हम जो थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी यानी कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर हायर डेरिवेटिव उसको देख लेते हैं। थ्योरम है let fz be analytic within and on the boundary c यहाँ पर ये सर्किल अपना, तो ये एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए इसके अंदर और इसके बाउंड्री के ऊपर ऑफ ए सिंपली कनेक्टेड रीजन d। यानी रीजन d का मतलब ये है कि आपका जो c है यहाँ पर c के अंदर जो भी है जो ये डोमेन हो जाएगा d, और ये डोमेन जो है वो सिंपली कनेक्टेड जो हमारा कर्व है उसके अंदर का रीजन जो हो जाएगा सिंपली कनेक्टेड रीजन डी। सिंपली कनेक्टेड रीजन जो होगा जो सी कर्व के अंदर में होगा। इफ़ z नॉट इज़ एनी पॉइंट विद इन सी, यानी सी के अंदर एक पॉइंट है z नॉट, तो एंड z इज़ एनी पॉइंट विद इन सी जो हमने यहाँ पर बना के दिखा दिया। देन एफ जेड पजेसेस डेरिवेटिव ऑफ द ऑल ऑर्डर एट z नॉट, यानी एफ जेड जो हम यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे, एफ जेड यहाँ पर जो देखेंगे क्या होगा हमारा जो भी फंक्शन बनेगा उसको मतलब डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है z इज इक्वल टू z नॉट पर उसकी वैल्यू हो जाए कितनी बार जैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए डेरिवेटिव्स, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, दो बार डिफ्रेंशिएशन, और सबकी वैल्यू z इज इक्वल टू z नॉट में हमें मिल जाए, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने, यानी वैल्यू आ जाए। एंड ऑल दीज डेरिवेटिव आर एनालिटिक एट z नॉट, और ये एनालिटिक भी होना चाहिए। एनालिटिक ना सिर्फ इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है बल्कि हर एक उसके जो नेबरहुड पॉइंट होते हैं उस पर भी अगर ये डिफरेंशिएबल होता है तो हम इसे एनालिटिक बोलते हैं। आल्सो तब ये होता है एफ एन जेड नॉट, यानी अगर हम एफ जेड है उसको हम एन बार डिफ्रेंशिएट करें और उसकी z इज इक्वल टू जेड नॉट पर वैल्यू निकालें तो वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपान 2 पाई आई एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 1 डी जेड। यहाँ पर देखिए जेड नॉट क्या पॉइंट होता है, इसके अंदर ही हमें एक पॉइंट चुनना होता है। इस सी के अंदर हमारा वो सी सर्किल है तो हम उसी में ढूंढेंगे जेड नॉट को, और बाकी जो फंक्शन है वो इस डी के अंदर जो होगा, यानी जो बाउंड्री हमारी सी उसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए। तो सवाल की शुरुआत हमें करना है तो हम इस कर्व को बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमारा सर्किल है, ये सर्किल है z माइनस आई और मॉडुलस 2, यानी रेडियस इसकी 2 है, और सेंटर ऑफ सर्किल है जिसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आई। तो इसको हम अगर हम लिखते हैं इस तरीके से 0 प्लस 1 इंटू आई, और इसको हम दूसरी फार्म में लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली 0,1 यानी कोऑर्डिनेट फार्म में। तो ये हम देख रहे हैं कि एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट के फार्म में लिखेंगे तो 0,1 होगा ये, और रेडियस इस सर्किल की 2 है। तो इसको हम पहले प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम एक ऐसा सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर 0,1 होगा और रेडियस 2 होगी। तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब बनाएंगे, उसके लिए एक्स एक्सिस है यहाँ पर और ये हमारा वाई एक्सिस है, और पॉइंट है 0,1। 0 के लिए ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, 0 यहीं, और 1 के लिए हमें ऊपर जाना है, यानी 1 हम इतनी डिस्टेंस ले रहे थे। ये पॉइंट हमारा 0,1 हो गया, और ये
सेंटर है, सर्किल का सेंटर है। इसे सेंटर मानते हुए एक सर्किल को अब हम ड्रॉ करेंगे। रेडियस 2 हो जाएगी 1 ये, और इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर, और इस पॉइंट से भी यानी सर्किल जा रहा है, और इतनी रेडियस लेते हुए एक सर्किल को यहाँ पर हम ऐसे करके प्लॉट कर देंगे। ये अगर 1 है तो 2 ऊपर और देखेंगे, यानी 1 और ये 1 2, यहाँ से सर्किल ये ड्रॉ हो रहा है। तो एक सर्किल बना दिया जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो सर्किल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए, ये सेंटर ऑफ सर्किल है, ये डिस्टेंस क्लियरली 1 है, और इसको अगर डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस है जो कि 2 के इक्वल है। आपको मालूम ही है कि ये 2, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। इसका नाम अगर देना चाहें तो ए बी ओ, यहाँ पर ओ पॉइंट में 90 डिग्री है। जब हम इसका स्क्वायर रफली हम देख रहे हैं इसे, ओ ए का स्क्वायर करेंगे और ओ बी का स्क्वायर करेंगे, तभी ये ए बी का स्क्वायर बनेगा। और ए बी की वैल्यू जो है 2 के इक्वल है, और हमें ओ बी की वैल्यू 1 के बराबर मालूम है, तो ओ ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने में आसानी होगी। हम बाई कोऑर्डिनेट तो अभी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू 0 होगी। इसमें ओ ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, -1 हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। इनका डिफरेंस पहले 3 आ चुका था, यानी √3 आ गई ये वैल्यू, ओ ए की वैल्यू ये √3 है। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। आपको मालूम है कि √3 की जो वैल्यू है वो 1.732 के आसपास होती है, लगभग कितनी होती है। इसे लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बात देखना पड़ेगा कि एक पॉइंट तो हमारा जैसे कि Z0, ये वाला पॉइंट तो इस डोमेन के अंदर हो, यानी C हमारी ये कर्व जो है वो C मालूम ही हो चुका है। ये सर्किल है, ये इसके अंदर का पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमें देखना होगा कि ये जो हमारा फंक्शन है जो जिसको इंटीग्रेट करना है, उसमें z इजिकल टू इसे 0 बराबर रखेंगे, z इक्वल टू -1 और z इजिकल टू 2। तो z इजिकल डिनोमिनेटर हमारा जो जिसको इंटीग्रेट करना वो ये है z -1 अपान z + 1 का होल अब स्क्वायर और z - 2 है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप 0 के बराबर रखें, यानी z + 1 का स्क्वायर 0 रखें, और z - 2, यहाँ से z की वैल्यू मिल रही है -1 यानी -1 मिल रही है, यहाँ पर z की वैल्यू मिल रही है 2 के इक्वल। तो ये पॉइंट देखना होता है हमें कहाँ पर होंगे। तो z इक्वल टू -1 कहाँ पर होगा? तो -1 आपको मालूम ही है कि ये रियल एक्स, क्योंकि रियल वैल्यू है ये, तो रियल एक्सिस पे मिलेंगी, यानी एक्स एक्सिस पे मिलेंगी। ये माइनस है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा ये, और प्लस होगा तो इस तरफ होगा, तो माइनस है। प्लस के लिए तो हमें ये 2 आसानी से हम प्लॉट कर सकेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 1.732 है, तो 2 जो होगा वो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, यानी 2.0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू 0, 2 पॉइंट ये होगा, क्योंकि इस 1.72 से ज़्यादा होता है 2, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा, हमने रफली इसे ऐसे बना दिया, ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो बाहर है, यानी ये वाला बाहर पॉइंट है। अंदर जो पॉइंट हो सकता है डिनोमिनेटर में वो ये वाला हो सकता है। तो z इजिकल टू -1, तो इसी को पता करना है। ये सर्किल बना तो ज़रूर ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बनी है जिससे इस ट्रायंगल में थी, वैसे अगर ऐसे ट्रायंगल बना दें तो इसमें भी ये डिस्टेंस तो 2 ही होगी। ये भी 2 था, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी √3 होगा। और ये वैल्यू जो है वो अगर उधर प्लस की है तो इधर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम इस पॉइंट को D बोल दें तो -√3, 0 होंगे। तो जो हमारा -1 है एक्चुअल में, और ये √3 की वैल्यू हमने बता दी थी कि माइनस में 1.732 होगी, 0 ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो -1 तो इससे पहले ही मिल जाएगा यहाँ पर, यानी -1 तो रियल एक्सिस पर ही होगा, z इजिकल टू -1 जो कि इसके अंदर होगा। ये हमारा इस थ्योरम के ये वाला कम करेगा, ये वाला पॉइंट जो इसके अंदर होता है इस डोमेन के C के अंदर Z0। तो यहाँ पर Z0 को जो है हम ले लेते हैं -1। बाकी इस फंक्शन को जो कि हमारा था ये z - 1 अपान z + 1 का होल अब स्क्वायर और z - 2, इसको इस तरीके से बना देंगे।
ये जो हमारा -1 है इसको ऊपर ले जाएं इसके साथ में न्यूमरेटर में, इसे ऐसे लिख सकते हैं z-1 अपान z-2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं z -1 और इसका होल अब स्क्वायर था तो होल अब स्क्वायर कर दें, क्यों ब्रैकेट ओपन हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए f(z) मान लेंगे और इसको z0 मान चुके हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बन चुकी है जो हमने यहाँ पर अभी देखी थी। तो इससे कंपेयर कराएंगे तो हम कह सकते हैं भाई Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव जो भी हमने लिखा था, n बार डेरिवेटिव करा जाए एट z इक्वल टू z0 पर, तो इसकी वैल्यू जो होती है फार्मूला भी लिखा था हमने, फैक्टोरियल n अपान 2πi और इंटीग्रेट लॉन्ग c एफ जेड अपान क्या होता है z माइनस z0 की पावर n+1 और यहाँ पर डी जेड, क्योंकि इसकी पावर ये यहाँ पर हमें 2 करना है, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो आप क्या करें n बराबर 2 रख दें, n बराबर 1 रख दें, तो 2 1 1 होके 2 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो पुट कर दो यहाँ पर, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर f(1) हो गया, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा इसका, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा अपान 2πi c, और ये एफ जेड अभी ऐसे लिखा रहने दें, और z0 बस यहाँ पर ये 1+1 हो गया डी जेड। अब आप क्या करें, z0 की वैल्यू भी चाहे तो डाल दें, रख दें, और एफ और इसका मतलब क्या होता है, डैश या 1 का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन करना, यानी डिफ्रेंशिएशन करना है हमको z के रिस्पेक्ट में एफ जेड का, और z0 जो नीचे लिखा है इसका मतलब ये हमें जो भी वैल्यू आ जाए डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसमें z के यहाँ z0 रख देना है। इसका पूरा मतलब आपको मालूम है यही होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, अपान में है 2πi, और ये हमें इंटीग्रेशन जो फाइंड करना था वो हम लिख देंगे। एफ जेड की वैल्यू जिसको हमने लेट किया था वो ये है z-1, न्यूमरेटर में लिख दें इसमें z-1 अपान z-2 डी जेड अपान में z माइनस z0। चलिए z0 की यहाँ पर अभी हमने इधर नहीं वैल्यू रखी तो इधर भी नहीं रखते, अगले स्टेप में रख देते हैं ये, और इसका यहाँ पर 1 पावर है ये एफ जेड की वैल्यू जो थी जो हमने यहाँ पर मानी थी उसको वापस कर दी है, और इसकी जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, और 1 ये हमने 2 कर दिया है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप में कुछ भी नहीं किया है। अब क्या करेंगे, हम एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे और z0 की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका करना है, एफ जेड की वैल्यू यहाँ रख दी थी, यहाँ पर भी रख देते हैं z, या फिर आप इसे भी यहाँ पर भी ना रखें और फिर साथ साथ दोनों को रख दे रहे हैं z-1 अपान z-2, और जब भी वैल्यू सॉल्व हो जाए z इक्वल टू z के यहाँ z0, और z0 की वैल्यू कितनी आई थी -1, पीछे देख लीजिएगा 1 अपान 2πi c, और आप क्या करें z0 की वैल्यू पहले रखें, बाकी चीज़ें को z-1 अपान z-2 अपान z-1, तो z0 के -1 रख दिया, उसका होल ऑफ स्क्वायर है डी जेड लिख दें। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं उस तरीके से करना होगा। डिनोमिनेटर का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसा ही न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यानी z-1 का, माइनस z-1 और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डिनोमिनेटर का यानी z-2 का, और फिर जहाँ पर भी z मिलेगा वहाँ पर उसकी वैल्यू z इक्वल टू -1 रख देंगे। राइट हैंड साइड में तो हमें अब कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। हमें जैसे इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है तो वो इस कॉची इंटीग्रल फार्मूले की हेल्प से मिल जाएगी, क्योंकि वो ये बनने वाली है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, यानी हमें थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा जो हम चले भी हैं। तो z-1 अपान z-2 डी जेड उल्टा चलना होता है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो z प्लस का 1 और उसका होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है
z माइनस का 2 एज इट लिख दिया। इसको z का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाए, कांस्टेंट का 0, z माइनस, ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने तो डिटेल में किया। z के रिस्पेक्ट में 1 डिफ्रेंसिएशन और 2 का डिफ्रेंसिएशन जो है 0 हो गया। अपान में z माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, जो भी वैल्यू आ जाए इसमें z की जगह पर हमें -1 रखना है। 1/2 पाई है, एक्चुअल में जो वैल्यू निकालना है वो ये यहाँ पर बन जाएगी। अब इसको अपना काम हो चुका है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला लग चुका है, अप्लाई हो चुका है, इसको नीचे ले आए। तो इस डिनोमिनेटर का इस बारे में इंटू हो जाएगा, तो ये z माइनस 1 अपान z प्लस 1 पहले से था, होल ऑफ स्क्वायर z माइनस का 2 ये आ गया dz। और इसी का तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड ही करना था, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, लेकिन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। यहाँ पर भी थोड़ा सा सॉल्व करें, फिर वैल्यू रख देंगे। तो 1 बचा, 1 का इंटू करेंगे तो z माइनस का 2 ही आया, ये 1 इसमें भी आया, तो ये भी z माइनस का 1 आया। अपान में z माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, z की जगह पर -1 रखना है, 1/2 पाई। तो z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और z माइनस का 2 dz। ब्रैकेट ओपन करेंगे, z माइनस का 2 माइनस का z हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, अपान z माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और जहाँ पर भी z मिलेगा वहाँ पर इसकी वैल्यू -1 रख देंगे, 1/2 पाई। z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू z माइनस 2 dz। z से z कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 1 बचेगा, और अपान में है z माइनस 2। जब कम्प्लीटली हमारा ये सॉल्व हो गया, अब हम z की जगह पर उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे, और 1/2 पाई चल रहा है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हमें पूछी गई थी अलोंग c, वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, z माइनस 1 अपान z प्लस 1। लेकिन इसको हमें इस तक पहुँचने के लिए हमें फंक्शन को क्या लेना है, यानी एफ को क्या लेना है ये देखना पड़ेगा, और ये जो z0 है वो क्या लेना पड़ेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा। और यानी कॉची इंटीग्रल जो फार्मूला से माइंड में रखते हुए एफ और z0 की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये हमारा इंटीग्रल जो गिवन इंटीग्रल है वो बन जाए, और c भी हमारा उसी हिसाब से सारी शर्तें पूरी कर सके। क्योंकि जो फंक्शन एफ है उसकी वैल्यू इसमें डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या था, z माइनस 2, z माइनस 2 इसके बाहर होना चाहिए, जो हमारा z इजिकल टू 2 है, यानी z माइनस 2 यहाँ पर आ रहा है, वो 0 से ये नहीं होगा डिनोमिनेटर। तो अब ब्रैकेट हटा दें, और जहाँ पर भी z है उसके यहाँ पर -1 रख दें। तो -1 अपान z के यहाँ -1 रखने पर पहले से -2 है, ये 1/2 पाई, और ये इंटीग्रल अलोंग c z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू z माइनस 2 dz। ये -1 अपान -3, इस 2 पाई को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो हमारा -1 अपान माइनस का 3 हो चुका, ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, और ये इंटीग्रेशन करना है अलोंग c। ऊपर हमारा z माइनस 1 था, z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू z माइनस का 2 dz। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से इस इंटीग्रल की वैल्यू में फाइंड करना थी, z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर z माइनस 2 dz। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, और ये 2/3 पाई हमारा ये आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन यहाँ पर एक गलती थी, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लें। वो अच्छा हुआ कि लास्ट में मैं पता चल गया, देखिए होल ऑफ स्क्वायर था ये, और यहाँ पर हमने स्क्वायर छोड़ रखा था, वो इसमें स्क्वायर जो है वो कर देना है हमें, और ऐसे यहाँ पर भी स्क्वायर कर देना है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में ही मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऊपर बचा रहेगा, और ये -3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस रहेगा ये, और ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो -2/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर जो है हमने करेक्ट कर लिया है, -2 पाई/9, यानी -2/3
-2/9 पाई आई हो जाएगा। इस तरीके हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।